Newton's laws of motion directly. Newton's laws of motion directly. Second one is non-inertial reference frame. The frame which is doing accelerated motion is called non-inertial रेफरेंस फ्रेम। अगर अपने को पूछा जाए अर्थ है वो कैसी रेफरेंस फ्रेम है बेटा, तो अर्थ इलिप्टिकल पाथ में मोशन करती है, और जब इलिप्टिकल पाथ में मोशन करेगा मतलब एक्सीलरेटेड मोशन होगा, तो इसका मतलब अर्थ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो एग्जांपल में अपन कह सकते हैं द अर्थ इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। बट जब हम ग्राउंड फ्रेम को प्रॉब्लम सॉल्व करने की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको अपन एज ए इनर्शियल लेके चलते हैं, क्योंकि ग्राउंड का जो इफेक्ट है वो मतलब साइज बहुत बड़ी होने के कारण उसका इफेक्ट अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसलिए हम ग्राउंड फ्रेम को प्रॉब्लम सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनर्शियल लेके चलेंगे। इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, in non-inertial reference frame, we cannot in non-inertial reference frame we cannot apply the NLM directly. To apply the NLM, we assume a pseudo force acting on the frame. To apply the NLM, we assume a pseudo force acting on the frame. अभी pseudo force नेक्स्ट हम बात करते हैं pseudo force होता है क्या है। pseudo force ये जैसे अपन कह रहे कि एक काट है, ये काट एक्सीलरेट मोशन कर रहा है, इस पर एक ब्लॉक ऑफ मास m रखा गया है। इसको हम अगर काट की फ्रेम से देखें तो हम कह रहे कि इस पर NLM अप्लाई करने के लिए फोर्स एज्यूम करेंगे, और फोर्स होगा मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अपन एज्यूम करेंगे, और वो जो सूडो फोर्स होगा, सूडो, that will be equals to mass of the object into acceleration of the frame, mass of the object into acceleration of the frame। मतलब हम ये कह सकते हैं m into a, और डायरेक्शन बेटा क्या होगा, तो हम कहेंगे फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि फोर्स लग रहा है, तो इसको अपन सूडो फोर्स कहेंगे। आफ्टर अप्लाइंग द सूडो फोर्स वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मतलब पहले अपन सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद में अपन NLM को अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते। देखो कैसे, इसको एक एग्जांपल से बेटा एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे इसी कार्ड को अगर हम ग्राउंड से देखते हैं बेटा, ये जैसे अपने पास कार्ड है,
कार्ट ए एक्सीलरेशन से मोशन कर रहे हैं और यहाँ पे अपन कह रहे कि ब्लॉक ऑफ मास m है। अगर मैं इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करता हूँ तो क्या होगा, ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जर्वर है वो इस ब्लॉक को देखेगा तो ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से जाता हुआ दिखेगा और ए एक्सीलरेशन से जाने के लिए अपन कह रहे फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको साथ साथ में ले जाएगा। तो ग्राउंड अगर फ्रेम से हम देखेंगे तो हमें मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि कार्ट और ब्लॉक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो इस ब्लॉक को साथ में मोशन करवाएगा। अगर मैं इसी को, ये तो बेटा आपने इनर्शियल फ्रेम देखा, अगर मैं इसके ऊपर बैठ के इसकी मोशन को स्टडी करता हूँ, ये जैसे कार्ट है m मास है और हम इसके ऊपर बेटा बैठे और फिर अपन कह रहे कि इसकी मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में बेटा अपन कह रहे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स एफ ऑफ एफ, और ये बेटा अपन कह रहे कि सूडो फोर्स m इंटू ए लगेगा। तो अगर मैं सूडो फोर्स नहीं लगाऊंगा तो मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। तो पहले मैं सूडो फोर्स अप्लाई करूंगा तब जाके ये पर्सन को ये ब्लॉक रेस्ट में दिखेगा, और रेस्ट में तब दिखेगा जब इस पर नेट फोर्स जीरो है। तो आंसर दोनों ही फ्रेम में सेम मिलेगा, बट जो विजुअलाइजेशन करने का तरीका है वो अलग होगा। ग्राउंड फोर्स से भी फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एम ए मिला और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी अपन कह रहे कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन मिला। किसी भी फ्रेम से अपन ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे दोनों ही केस में आंसर सेम मिलेगा। एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है, इसकी सीलिंग से एक पेंडुलम बॉब अटैच किया गया है और अपने को पूछा गया है कि वर्टिकल से ये स्ट्रिंग कितना एंगल बनाएगी और अपन कह रहे कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो अपने को फाइंड करना है। इसको अपन दोनों फ्रेम से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अपन कह रहे कि केस वन यूजिंग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम था, यूजिंग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। केस टू अपन कह रहे यूजिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। पहले अपन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की बात करें, मतलब ग्राउंड से एक पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो देखो क्या होगा, इस डायरेक्शन में टेंशन टी है, ये एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, टी साइन थीटा के इक्वल होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा अपन कह रहे कि फोर्स क्या लगेगा, एम जी लगेगा। तो ग्राउंड से जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स टी साइन थीटा है और टी साइन थीटा मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। पेंडुलम बॉब का मास m है, एक्सीलरेशन a है, और वर्टिकल डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम में दिखेगा तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी के इक्वल होगा। दैट इज इक्वेशन 2। हमें थीटा और टी चाहिए, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हमें a बाई जी मिला, मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स a बाई जी के इक्वल होगा। थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स a बाई जी के इक्वल होगी। अभी इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं टेंशन फाइंड करने के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से अपने को मिला टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो टी इक्वल्स टू हमें मिला एम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल होगा। टी इक्वल्स टू एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये टेंशन फोर्स है। अभी हम केस 2 देखें, मतलब हम इसके अंदर चले जाते हैं। अंदर गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहला काम होता है सूडो फोर्स मोशन के ऑपोजिट, तो एम ए सूडो फोर्स ऑपोजिट लगा, वेट फोर्स बेटा एम इंटू जी लगेगा,
ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो गया, और इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा के इक्वल होगा। जब हम फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर हैं, उस ऑब्जर्वर को ये पेंडुलम बॉब रेस्ट में दिखेगा, और रेस्ट में है तो हम कह सकते हैं टी साइन थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये इक्वेशन 1 हो गया। और वर्टिकल डायरेक्शन में भी रेस्ट में होगा तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। मीन्स टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, वो एम ए बाई जी, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी के इक्वल होगा। मीन्स थीटा इक्वल्स टू हमें मिला टेन इनवर्स ए बाई जी, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो सेम टी इक्वल्स टू एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल होगा। सेम आंसर बेटा मिलेगा, चाहे इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करें या अपन करें कि इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करें। एक्सेलेट कर रहा है, ब्लॉक ऑफ मास एम है, ये एम है, और ये अपन कह रहे कि ब्लॉक ऑफ मास एम के इक्वल है। अगर अपन वेट फोर्स की बात करें तो वेट फोर्स अपने पास कितना है, एम इंटू जी है। इसका वेट फोर्स कितना है, एम इंटू जी। इसका वेट फोर्स कितना, एम इंटू जी। नॉर्मल फोर्स एन अपवार्ड है, ये एन अपवार्ड हो गया, ये बेटा एन अपवार्ड हो गया। ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, हमें यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बेटा फाइंड करना है। तो देखो, जब अपन अपवार्ड मोशन कर रहा है तो इसके लिए मोशन एक फोर्स इक्वेशन क्या होगा बेटा, एन माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एन इक्वल्स टू क्या मिला, एम जी प्लस ए के इक्वल होगा। तो जब अपन कह रहे हैं कि अपवार्ड कोई एक्सीलरेट करेगा एलिवेटर, तो उसमें रखा ऑब्जेक्ट, उसका एपरेंट वेट बढ़ जाएगा, मतलब एपरेंट वेट ग्रेटर देन एक्चुअल वेट होगा। एपरेंट वेट एन इक्वल्स टू एम जी प्लस ए के इक्वल होगा। अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तो फोर्स इक्वेशन क्या होगा, एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम इंटू एक्सीलरेशन। तो एन इक्वल्स टू हमें मिला एम जी माइनस ए के इक्वल होगा, ये बेटा नॉर्मल फोर्स है। फिर अपन केस थर्ड की बात करें, ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम इंटू जी। तो एन इक्वल्स टू हमें क्या मिला, जीरो। एन इक्वल्स टू जीरो मतलब वेटलेसनेस कंडीशन, वेटलेसनेस कंडीशन एन इक्वल्स टू जीरो, दैट इज वेटलेसनेस कंडीशन है। ये यूजिंग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ये जैसे सेम एलिवेटर 1, ये 2, 3 है, ब्लॉक ऑफ मास एम है, एम, और नॉर्मल रिएक्शन अपने को फाइंड करना है। ये मास एम है, एम है, एम के इक्वल है। एक्सीलरेशन अपन कह रहे कि अपवार्ड है, इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, और इसका एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू जी डाउनवर्ड है। अभी अपन कह रहे कि ऑब्जर्वर इसके अंदर है और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो फ्रेम कैसी होगी बेटा, नॉन इनर्शियल होगी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो क्या होगा, सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा बेटा, मोशन के ऑपोजिट। तो एक तो वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, और दूसरा सूडो फोर्स एम इंटू ए, और नॉर्मल फोर्स अपवार्ड लगेगा। तो अभी अपन कह रहे कि जब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहेगा, तो एन इक्वल्स टू हम कह सकते हैं एम जी प्लस ए के इक्वल होगा। ये बेटा इसका एपरेंट वेट होगा। यहाँ पे ऑब्जर्वर फ्रेम के अंदर है, सूडो फोर्स अपवार्ड लगेगा एम इंटू ए, डाउनवर्ड वेट फोर्स एम जी होगा, और नॉर्मल फोर्स वो भी अपवार्ड होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं एन प्लस एम ए इक्वल्स टू एम जी, एन इक्वल्स टू एम जी माइनस ए के इक्वल होगा। ये नॉर्मल फोर्स है, एन इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। सेकेंड केस, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है
और वो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, एम जी। अपवार्ड फोर्स, अपवार्ड एक नॉर्मल होगा, और सूडो फोर्स अपवार्ड होगा, एम इंटू जी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस एम जी इक्वल्स टू एम जी के इक्वल होगा। तो एन की वैल्यू 0 के इक्वल होगा, ये इसका नॉर्मल फोर्स होगा, एन इक्वल्स टू 0। दोनों ही केस में बेटा सेम आंसर मिल रहा है ना। बट अपन कह रहे कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, कंपेरेटिव इजी होती है, इसलिए अपन उसको टी साइन एल्फा इक्वल्स टू एम ए नॉट प्लस एम जी साइन थीटा एंड टी कॉस एल्फा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, दोनों को हमने डिवाइड किया। टी से टी बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला tan एल्फा इक्वल्स टू ए नॉट प्लस जी साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा के इक्वल हो। तो एल्फा इक्वल्स टू हमें मिला tan इनवर्स ए नॉट प्लस जी साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा के इक्वल हो। ये अल्फा की वैल्यू होगा रहे, उसके लिए एफ की वैल्यू क्या है वो अपने को फाइंड करना। अभी बेटा जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, वेज के ऊपर कोई ब्लॉक है, इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम नॉन इनर्शियल से करेंगे तो कंपेरेटिव इजी होगा। सबसे पहला काम क्या, हम इसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। जब ऊपर बैठेंगे तो कैसा हो गया बेटा, फ्रेम नॉन इनर्शियल हो गया। और नॉन इनर्शियल में सबसे पहला काम क्या करना है, सूडो फोर्स, मोशन के ऑपोजिट बेटा सूडो फोर्स लगाया। और सूडो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये मास इनटू एक्सीलरेशन सूडो फोर्स। दूसरा बेटा वेट फोर्स कहाँ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेट फोर्स हो गया। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे, सरफेस के परपेंडिकुलर। अभी अपन कह रहे कि एम जी और एम ए को अपन रिजॉल्व करते हैं। ये थीटा है तो बाई ज्योमेट्री थीटा, ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा हो गया, इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा हो गया। फिर एम ए को बेटा अपने रिजॉल्व किया, ये थीटा होगा, ये एम ए है तो थीटा वाला कंपोनेंट कॉस होता है, तो एम ए कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा हो गया। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि अगर नॉर्मल फोर्स देखे तो सरफेस के परपेंडिकुलर, ये एन हो गया। अब इसमें एक और है, आल्सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन between block and wedge, ब्लॉक एंड द वेज, वेज और ब्लॉक के बीच में अपन कह रहे कि नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना। तो पहले तो बेटा अपन कह रहे कि इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, और रेस्ट में कब रहेगा, जब नेट फोर्स बेटा इस अलोंग द प्लेन जीरो हो जाएगा, मतलब एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए साइन एम जी साइन थीटा होगा। तो इसको अगर इक्विलिब्रियम रखना है, इसको रेस्ट में रखना है, तो हम ये कह सकते हैं एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू बेटा एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा। और यहाँ पर a इक्वल्स टू हमें मिला g tan थीटा बेटा, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रखेंगे। ये इसका एक्सीलेशन हो गया। कभी कभार अपनी को एक्सीलेशन पूछा जाता है कि बताओ इसको रेस्ट में रखने के लिए वेज को किस एक्सीलेशन से मोशन करवानी पड़ेगी। तो वेज g tan थीटा से मोशन करेगा तो ब्लॉक वेज पर रेस्ट में रहेगा। हमें तो फोर्स पूछा गया है, और फोर्स क्या होता है, टोटल मास इंटू एक्सीलेशन बेटा, स्मॉल m प्लस m इंटू ए की वैल्यू अपन जी tan थीटा लिखेंगे। तो ये अपने को मिला स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी tan थीटा के इक्वल होगा बेटा। ये इसका फोर्स F है, F इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी tan थीटा। अभी दूसरा बेटा नॉर्मल फोर्स अपने को पूछा गया, N पूछा गया, तो N इक्वल्स टू अपने को मिल रहा है बेटा एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा के इक्वल। और a हमने g tan थीटा फाइंड किया, a इक्वल्स टू जी tan थीटा पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो n इक्वल्स टू हमें मिला mg cos थीटा प्लस बेटा mg
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका एलसीएम लेते हैं तो एम जी, ये हमें मिला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फाइनल बेटा नॉर्मल रिएक्शन मिला एन इक्वल्स टू एम जी बाई कॉस थीटा के इक्वल हो। दैट इज फाइंड द एक्सीलरेशन find the acceleration of the wave for which find the acceleration of the wave for which the block will remains. Find the acceleration of the wave for which the block will remains. Yeah, block will uh, will freely falling. Freely falling. अभी इसका वेज का एक्सीलरेशन बेटा अपने को फाइंड करना, जिसके कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक है वो फ्री फॉल करे। तो जब भी अपन कह रहे कि दो सिस्टम दो ब्लॉक स्टडी करना, एक के ऊपर एक रखा गया है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जर्वर इसके ऊपर है, तो फ्रेम कैसी होगी, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सबसे पहला सूडो फोर्स, बेटा सूडो फोर्स फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर बेटा सूडो फोर्स लगेगा। इसका वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ से देखो अपने क्या मिल रहा है, ये m इंटू ए हो गया, ये नॉर्मल फोर्स n हो गया, ये बेटा m इंटू जी हो गया, इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक कंपोनेंट इधर हो गया। तो इस ma को अगर रिजॉल्व करें, ये थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये थीटा, ये कंपोनेंट का क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। ये एम ए है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, एम ए साइन थीटा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, एम ए कॉस थीटा। अगर बेटा ये फ्री फॉल कर रहा है तो क्या कंडीशन होगा, नॉर्मल फोर्स बेटा क्या होता है, जीरो होता है, वेटलेसनेस कंडीशन में होगा। तो फ्रीली फॉलिंग फॉर फ्रीली फॉलिंग हम कहेंगे नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इस नॉर्मल को जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, एम ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा। एम से एम तक कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ए इक्वल्स टू जी कॉट थीटा के इक्वल हो। ये बेटा इसका एक्सीलरेशन होगा, ए इक्वल्स टू जी कॉट थीटा के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये, जिससे बेटा अपन कह रहे कि एक स्प्रिंग है, इनिशियली स्प्रिंग बेटा नेचुरल लेंथ में है, x इक्वल्स टू जीरो, स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा k है। अभी हम स्प्रिंग को किसी एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में एक्सपांड कर रहे बेटा। ये अपन कह रहे कि एक्सपांड कर रहे हैं, ये x इक्वल्स टू जीरो है और ये x इक्वल्स टू x के इक्वल है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, x इक्वल्स टू जीरो हो गया और ये x इक्वल्स टू x हो गया। अभी अपन क्या कह रहे हैं, इस पर फोर्स बेटा अपन कह रहे कि F एक्सटर्नल है,
जब एक्सटर्नल फोर्स इधर है तो स्प्रिंग फोर्स बेटा रीस्टोरिंग नेचर का होगा, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो अभी हम कहेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बेसिकली बेटा अपन कह रहे कि स्प्रिंग में एक्सपांशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसकी चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट बेटा के अपन ऐड कर लेते हैं, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू के एक्स के इक्वल होगा। के को बेटा अपन कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट है। और उसका एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर के इक्वल है, न्यूटन पर मीटर। अगर हम डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला होगा m1 L0t-2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। अभी अपन कह रहे कि अगर मैं हुक्स लॉ की बात करता हूँ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, सॉरी इससे पहले जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किस किस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि के की एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं वाई ए अपॉन एल। वाई जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ये वाई शो करेगा। ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया को शो करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एल जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। अगर अपन कह रहे लेंथ ज्यादा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अभी अपन कह रहे कि हम हुक्स लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होगा। सॉरी स्प्रिंग फोर्स है, हमें स्प्रिंग फोर्स फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और हमें यहाँ पे कैलकुलेट स्प्रिंग फोर्स करना है, तो एफ स्प्रिंग इक्वल्स टू माइनस के एक्स के इक्वल होगा, ये स्प्रिंग फोर्स है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन बेसिकली रिस्टोरिंग नेचर शो करता है, और एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये एक्स है। तो एफ स्प्रिंग वो माइनस के एक्स के इक्वल होगा, और के को बेटा अपने वाई ए अपॉन एल लिखा, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पर डिपेंड करेगा। नोट डाउन, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा और इस एंड पर भी स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। जब एक्सपांड हो रही है तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। सेकेंड, अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, स्प्रिंग अगर कंप्रेस हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स बेटा अंदर की तरफ स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब एफ स्प्रिंग बाहर की तरफ लगेगा दोनों एंड पर, इधर भी स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। थर्ड पॉइंट, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स, बहुत सारी स्प्रिंग्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा वो बेटा अपन देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, अनदर स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है,
इस टाइप से टोटल n स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के n के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि फोर्स एप लग रहा है। अभी जब अपन फोर्स एप अप्लाई कर रहे हैं तो सपोज टोटल एक्सपांशन x के इक्वल है और x को हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अप टू xn के इक्वल होगा। x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अप टू अपन कह रहे कि xn है। और यहाँ पे अपन कह रहे कि देखो हमने जब भी अपन स्प्रिंग की बात करेंगे तो स्प्रिंग के एक एंड पर जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स होगा। तो इन सभी में बेटा अपन कह रहे कि अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट है सबका, तो स्प्रिंग का एक्सपांशन भी अलग अलग होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ k1x1 इक्वल्स टू बेटा k2x2 अप टू knxn और उसको हम f के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से x1 किसके इक्वल मिलेगा f बाई k1, x2 की बात करें तो x2 होगा f अपॉन k2 अप टू बेटा अपन कह रहे कि अगर xn अपने को फाइंड करना है तो हम f अपॉन kn लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने को मिला और x को हम f अपॉन k इफेक्टिव लिख सकते हैं। तो f अपॉन k इफेक्टिव को अपने लिखा f अपॉन k1 प्लस f अपॉन k2 अप टू f अपॉन kn। f से अपना कैंसिल आउट हो गया तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट 1 अपॉन k इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 अप टू 1 अपॉन kn के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे हैं इसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 अप टू 1 अपॉन kn के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो स्प्रिंग बेटा सीरीज के अंदर है, जैसे एक स्प्रिंग ये है अनदर स्प्रिंग ये है, दोनों सीरीज में ये k1 हो गया ये k2 हो गया। तो इसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन k इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 और हम 1 अपॉन k इफेक्टिव इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा k2 प्लस k1 अपॉन k1 k2। तो अभी अपन उसको एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि k इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल्स टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 के इक्वल। ये इसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन कहेंगे कि जैसे एक स्प्रिंग है अनदर स्प्रिंग ये है ब्लॉक M अटैच है स्प्रिंग कांस्टेंट k1 ये k2। इस टाइप से अपन कह रहे टोटल n स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट kn के इक्वल है और एक मास m अटैच किया गया है। सभी स्प्रिंग के अंदर एक्सपांशन सेम है ये x है। तो इसका डाउनवर्ड फोर्स बेटा क्या होगा mg होगा। फर्स्ट स्प्रिंग उसका एक्सपांशन x1 है तो फोर्स k1 x1 हो गया। सेकंड का k2x हो गया और nth स्प्रिंग का अपने kn x लिखा। तो इक्विलिब्रियम में हम ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स बेटा mg हो गया इक्वल्स टू k1x प्लस k2x अप टू knx के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे बेटा अपने को मिला mg दैट विल बी इक्वल्स टू k1 प्लस k2 प्लस अप टू kn इंटू x के इक्वल होगा और mg इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं k इफेक्टिव इंटू x। तो पैरेलल में बेटा इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट सभी स्प्रिंग कांस्टेंट के सम के इक्वल होगा k1 प्लस k2 अप टू kn के इक्वल होगा। ये इसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है। पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो जाता है और सीरीज में बेटा 1 अपॉन k इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 अप टू
1/kn के इक्वल होगा। अभी इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। जैसे ये अपने पास एक स्प्रिंग है, ये अनदर स्प्रिंग है, ब्लॉक ऑफ मास m है, एक स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है। सभी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k के इक्वल है और हमें पूछा गया है कि इसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, वो अपने को फाइंड करना है। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये k सबसे पहले बेटा अपन कह रहे कि ये दोनों किस में है, सीरीज के अंदर। तो सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। इस यहाँ से अपने को मिला k/2। ये दोनों स्प्रिंग बेटा किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल में ऐड हो जाता है तो 2k के इक्वल हुआ। इसका अगर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट देखे बेटा तो ये k/2 हो गया, ये ब्लॉक ऑफ मास m हो गया और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये 2k हो गया। अभी ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में होगा या पैरेलल? तो हम क्या करते हैं, इसको x डिस्टेंस से नीचे डिस्प्लेस कर दिया। तो इसमें बेटा अपन कह रहे कि अभी फोर्स k/2x होगा, नीचे वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो 2kx हो गया। क्लियर? तो अभी अपन कह रहे कि अगर मैं बात करता हूँ इक्विलिब्रियम में, तो mg इक्वल्स टू k/2x ऊपर लग रहा है और 2kx वो भी ऊपर लग रहा है। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 5k/2 इंटू एक्स, ये mg के इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं k इफेक्टिव इंटू एक्स। तो जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है k इफेक्टिव, वो बेसिकली 5k/2 के इक्वल होगा। ये इफेक्टिव कांस्टेंट है, k इफेक्टिव इक्वल्स टू 5k/2 के इक्वल होगा।